हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अ यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज श्रीराम कॉलेज यानी कि एसआरसीसी। ये है मेरा पार्ट नंबर 2 थ्योरी ऑफ सप्लाई के चैप्टर का, जिसमें मैं तुम्हें आगे के पार्ट्स करवाने वाली हूँ। अभी मैंने तुम्हें करवाया था सप्लाई क्या होती है, क्वांटिटी सप्लाइड क्या होती है, इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, स्टॉक वर्सेस सप्लाई का डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने पढ़ा सप्लाई फंक्शन क्या होता है एंड उसके बाद हमने पढ़े सारे के सारे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई जो हैं, ये सारे कैसे कैसे हमारी सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। इन सब का इफेक्ट हमने पिछली वीडियो में समझा था। अभी आज हमने आगे से शुरू करना है, जो कि हमारा होने वाला है लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई का डायग्राम, कर्व, टेबल, सब कुछ आज हम आगे इससे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर पीछे वाले पार्ट्स देखने हैं तो नीचे सारी प्लेलिस्ट का लिंक है, अकाउंट्स, इको, बिजनेस, हर चीज का, वहां से प्लेलिस्ट से जाके कोई भी लेक्चर आप देख सकते हो। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को लॉ ऑफ सप्लाई के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने ये समझा था कि अगर प्राइस बढ़ता है तो प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी ऑफ सप्लाई भी बढ़ती है। अगर प्राइस गिरेगा तो सप्लाई गिरेगी, यानी कि हमने ये बोला था कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड, या मैं बोलूं सप्लाई, इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ 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 चलते हैं, एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शन में नहीं चलते, सेम डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, सो तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो, अगर प्राइस बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसकी वजह से जो क्वांटिटी है वो भी इंक्रीज ही हो रही है सप्लाई की। अगर प्राइस गिरे, 40 से 30 हो जाए, 30 से 20 हो जाए, 20 से 10 हो जाए, तो क्वांटिटी सप्लाई भी गिर जाएगी, 8 से 6 हो जाएगी, 6 से 4 हो जाएगी, 4 से 2 हो जाएगी। यानी हमें समझ आ रहा है कि ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक गिरेगा दूसरा गिरेगा, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ये दोनों चल रहे हैं, और यही चीज हमारा लॉ ऑफ सप्लाई भी हमें बोलता है। ये लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अगर अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट हो जाएं तो प्राइस के बढ़ने से जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो भी बढ़ेगी, और अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरेगी, यानी कि वाइस वर्सा भी ट्रू होगा। इसको धीरे धीरे समझो। पहली चीज ये तो मुझे समझ आ रही है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ेगी, ये चीज समझ आ रही है। फिर हमने बोला है वाइस वर्सा भी होगा, यानी कि अगर प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी गिरेगी, ये भी समझ आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी कि जो सेट्रिस पेरिबिस हमने लगाया है, इसका क्या मतलब है। तो पिछली वीडियो में हमने बोला था कि हमारे जो सप्लाई है उसके अलग अलग डिटर्मिनेंट्स होते हैं। क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनपुट कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अलग अलग डिटर्मिनेंट्स हैं। तो कहते हैं कि ये सारे बिना सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए तो सप्लाई बढ़ जाएगी, अगर सरकार प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे दे तो सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अगर ये सारी चीजें भी अपना अपना रंग दिखाने लग गई, अपना रूप दिखाने लग गई, अगर ये सारी भी इफेक्ट में आ गई, तो ये भी सप्लाई को तंग करने लग जाएंगी, ये भी सप्लाई को अफेक्ट करने लग जाएंगी। और अगर ये सप्लाई को अफेक्ट करेंगी तो हो सकता है कि मेरा लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो ट्रू ना बैठे। हो सकता है कि प्राइस की वजह से सप्लाई अपना असली रंग ना दिखाए, क्योंकि सप्लाई ऑलरेडी इनसे तंग हो रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन सब को छोड़ दो, हमने बोल दिया इन सब को भूल जाओ, ये सारी तो हमारे सप्लाई को तंग नहीं करेंगे। अगर ये सारे सप्लाई को तंग नहीं करेंगे, अगर सप्लाई सिर्फ और सिर्फ प्राइस पे डिपेंडेंट हो जाए, तो उस केस में प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस के गिरने पे सप्लाई गिरेगी। ये कहता है मेरा लॉ ऑफ सप्लाई। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब ये सारा अगर कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस गिरेगा, क्वांटिटी सप्लाइड गिरेगी। ठीक है जी, तो इनके बीच का एक पॉजिटिव रिलेशन है, या मैं बोलूं इनके बीच का हमने एक डायरेक्ट रिलेशन यहाँ दिखाया है। यही चीज आप टेबल से भी देख सकते हो। आप टेबल में या तो इंक्रीज करके दिखा दो या डिक्रीज करके दिखा दो, जैसे मर्जी दिखा दो, पर मेक श्योर कि प्राइस भी बढ़ रहा हो, क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ ही रही होनी चाहिए, या फिर प्राइस भी गिर रहा हो और क्वांटिटी सप्लाइड भी गिर ही रही होनी चाहिए। ठीक है, इनको उल्टा नहीं कर सकते कि एक बढ़ रहा है दूसरा गिर गया, एक गिर रहा है दूसरा बढ़ गया, वो नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। ठीक है, इसका आप टेबल में कोई भी नंबर 1 2 3 4 लिख के दिखा दो, या 1 2 3 4 लिख दो, या 5 6 7 8 लिख दो, कोई भी नंबर लिख दो, बस हमें बिहेवियर से मतलब है, हमें नंबर से मतलब नहीं है। ठीक है, फिर आता है मेरे पास डायग्राम, फिर आती है मेरे पास डायग्राम। तो मुझे एक चीज देख के बताओ जरा इस डायग्राम में कि ये वाला जो कर्व है ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, या ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो मुझे जरा एक सेकंड पॉज करके बताओ,
मैं लिटरली अपनी जब फर्स्ट डेमो क्लास देती होती थी बच्चों को, तो मैं ना सबसे पहले उनको डिमांड का चैप्टर कराती थी और मैं उनको पूछती थी कि मुझे एक बात बताओ, ये जो मैंने ग्राफ बनाया है, ये मैंने ग्राफ बनाया है तुम्हारे सामने, ये ऊपर जा रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? बच्चों को समझ ही नहीं आता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें ग्राफ को रीड कैसे करना होता है। हमें हमेशा ग्राफ को लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करना होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ रीड करना होता है। लेफ्ट से राइट को देखो, इधर से उधर को देखो, यहां से वहां ऊपर जा रहा है, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग वाला जो ग्राफ है, ठीक है, डिमिनिशिंग नहीं है। ये ग्राफ क्या है? ऊपर की तरफ जा रहा है। ये ग्राफ क्या है? इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ जो है इंक्रीज हो रहा है, या मैं बोलूं इस ग्राफ का जो है पॉजिटिव स्लोप है। अगर ये ऐसे नीचे को आ रहा होता, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर ये नीचे को आ रहा होता, तो उसको डिक्रीजिंग ग्राफ बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ बोलते हैं। अब ये इंक्रीज क्यों हो रहा है? ये ग्राफ इंक्रीज इसलिए हो रहा है क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे से सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। इस दुनिया में कभी भी अगर कोई भी दो चीजों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन देखने को मुझे मिलेगा, तो उसका जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा होगा। अगर तुम्हें याद हो, जो डिमांड का कर्व होता है, डिमांड का कर्व कैसा होता है? कहाँ बनाऊं? यही बना देते हैं। अगर तुम्हें याद हो, डिमांड का जो ग्राफ होता है वो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा होता है, ऐसे होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइस के बीच में और क्वांटिटी डिमांडेड या डिमांड के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। तो क्योंकि वहां देखो इनडायरेक्ट रिलेशन होता था, इसलिए डिमांड कर्व नीचे आता था। पर प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है कि एक बढ़ा दूसरा बढ़ा, एक गिरा दूसरे को साथ में लेके गिरा। तो क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए ये ग्राफ जो है ऊपर की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो सप्लाई का शेड्यूल है वो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि ऐसा 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 है। सप्लाई का कर्व है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। मैंने इसी को यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पर जो है पॉइंट बाय पॉइंट प्लेस किया है। तो तुम यहाँ पर देखो, मैंने पहला पॉइंट है 10 और 2, ये पॉइंट को मैंने यहाँ दिखाया है, ये रहा। प्राइस है 10 और क्वांटिटी सप्लाई है 2, ठीक है। और ये वाला पॉइंट सबसे ऊपर है, लास्ट वाला 40:8 का। प्राइस है 40, क्वांटिटी सप्लाइड है 8। सो यू कैन सी, ठीक है ना, कि फर्स्ट पॉइंट से लेके लास्ट पॉइंट तक ग्राफ ऊपर को जा रहा है, ग्राफ नीचे को नहीं आ रहा, ग्राफ ऊपर को जा रहा है इसी में। अच्छा, अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं डिमिनिशिंग वाला टेबल बनाऊं, बच्चों को लगता है अगर डिमिनिशिंग वाला टेबल बनाएंगे तो उल्टा होगा। अगर मैं ऐसे कर दूं 40:8, फिर प्राइस गिर गया 30, प्राइस गिर गया 20, प्राइस गिर गया 10, तो ये भी गिर गई 8, 6, 4, 2 हो गया। अगर मैं उल्टा टेबल बनाऊंगी तो भी सेम डायग्राम बनेगा, तो भी सेम डायग्राम बनेगा। कैसे? अभी तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ठीक है। अगर मैं टेबल को उल्टा कर दूं तो क्या फर्क आएगा? फर्क बस इतना सा आएगा कि जो पॉइंट ए है 40:8, पॉइंट ए ये होगा, बी ये होगा, सी ये होगा और डी ये होगा। पर डायग्राम सेम टू सेम ही रहेगा। तो चाहे तुम ये टेबल बनाओ चाहे ये बनाओ, समझ रहे हो? तो क्योंकि इन दोनों के बीच का डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मेरा ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग भी बोलते हैं, ग्राफ जो है मेरा अपवर्ड स्लोपिंग रहेगा, ठीक है। अगला टॉपिक मेरे पास आता है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई के क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, या फिर मैं बोलूं कौन सी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जो लॉ ऑफ सप्लाई से उल्टा चलती हैं, जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करती हैं। सबसे पहली चीज मतलब समझो, देखो जब भी मैं बोलती हूँ किसी भी चीज का इकोनॉमिक्स में कि ये लॉ है, वेनेवर आई से कोई भी चीज के लिए कि ये इकोनॉमिक्स के अंदर एक लॉ है, लॉ का क्या मतलब होता है? लॉ का मतलब होता है कि कुछ भी हो जाए ये चीज होके रहेगी, ये चीज होके रहेगी, लॉ का ये मतलब होता है। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो उस लॉ को झूठा ठहरा देती हैं, जो कहते हैं कि अरे तुम पागल हो, मैं तुम्हारे लॉ को फॉलो नहीं करूंगी। तो ऐसी चीजों को हम क्या करते हैं, एक्सेप्शन की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो मैं कहती हूँ इस दुनिया की हर चीज इस लॉ को फॉलो करेगी एक्सेप्ट फॉर दीज थिंग्स। दुनिया में कभी भी कुछ भी हो जाए, हमेशा लॉ ऑफ सप्लाई फॉलो होगा, यानी कि हमेशा प्राइस बढ़ने पे सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस गिरने पे सप्लाई गिरेगी। कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, अज्यूमिंग अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, ये तो लॉ की ही भाषा में लिखा हुआ है। लेकिन
लेकिन अदर फैक्टर कांस्टेंट होने पर भी, अदर फैक्टर्स के कांस्टेंट होने पर भी ये 3-4 चीजें हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करेंगी, उसका उल्लंघन करेंगी, और इनके केस में प्राइस के बढ़ने पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी नहीं। अगर बढ़ेगी नहीं तो क्या करेगी? गिरेगी। और प्राइस के गिरने पे क्वांटिटी सप्लाइड मेरी क्या होगी? गिरेगी नहीं। गिरेगी नहीं तो क्या करेगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो ये 3 चीजें लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करेंगी, ये उसके उल्टी चलेंगी। तीनों चीजें इसके उल्टा चलेंगी, इसीलिए इनको क्या है? एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ सप्लाई बोला गया है। देखते हैं क्या मतलब है। अगर बेसिक समझ आ गया तो तीनों का बिहेवियर तुम्हें समझ आ गया, बस मतलब समझना बाकी है। सबसे पहले आते हैं गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसका आप जो है सप्लाई इंक्रीज कर ही नहीं सकते हो। समटाइम्स इट कैन बी रेयर गुड्स। कोई चीज जो रेयर है वो कितनी भी महंगी हो जाए, मोनालिसा की पेंटिंग है भाई, वो कितनी ही महंगी हो जाए दोबारा सेम टू सेम नहीं बन सकती। ठीक है ना, कुछ ऐसे हीरे जवाहरात होते हैं, कुछ ऐसी रेयर गुड्स होती है, वो जितनी भी महंगी हो जाए भाई वो रेयर है, वो दोबारा नहीं बन सकती। उसको बनाने वाला इंसान ही जब इस दुनिया में नहीं है तो वो पेंटिंग दोबारा नहीं बन सकती। ठीक है, कोई भी अगर एक हीरा है तो वो हीरा एक ही है, वो दूसरा नहीं सेम टू सेम आ सकता। ठीक है, कोई भी ज्वेल्स हो सकते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती है जो दोबारा आ ही नहीं सकती, तो उनका प्राइस कितना भी महंगा होता रहे सप्लाई नहीं बढ़ेगी। वैसे ही यहाँ पर है गुड्स हैविंग सोशल डिस्टिंक्शन। ठीक है, जैसे जो पुराने कॉइन्स है, अब पुराने कॉइन बंद ही हो गए तो तुम कितना ही महंगा कर लो पुराना कॉइन, दोबारा तो पैदा नहीं होगा। तो कितना ही महंगा हो जाए इसकी सप्लाई तो वैसे की वैसी रहेगी, सप्लाई चेंज नहीं होगी। ठीक है, फिर आती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के केस में बेटा क्या होता है ना कि जैसे जैसे प्राइस उसका गिरता चला जाता है उसकी सप्लाई बढ़ती चली जाती है। अगर तुम कभी भी सब्जी मंडी गए हो, आई एम श्योर कुछ एक लोग गए होंगे अपने पेरेंट्स के साथ कभी ना कभी लाइफ में, या मैं तो अपने दादा दादी के साथ जाती थी सब्जी मंडी बचपन में, तो तुम अगर कभी सब्जी मंडी गए हो, तुमने एक चीज नोटिस अगर करी हो कि ना सब्जी मंडी में ना दिन के टाइम पे प्राइजेस ज्यादा होते हैं। जैसे जैसे शाम होने लगती है, जैसे जैसे रात होने लगती है ना, सब्जी मंडी में प्राइसेस गिरने लग जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि रात के टाइम पे ना अब जो प्रोड्यूसर है ना उसके ऊपर ना जो फार्मर है या जो भी सामान बेच रहे हैं वहां पे सेलर्स हैं, उन पे प्रेशर बढ़ने लग गया। अब उनको पता है कि रात को अब जितना बिक गया, सुबह तक तो ये खराब हो जाएगा। क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनके पास घर पे फ्रिज तो है नहीं कि वो ले जाके फ्रिज में भर देंगे सब कुछ, फ्रिज तो नहीं है। वो गरीब लोग हैं, वो गरीब लोग हैं, वो कहते हैं रात को जितना बिक गया तो बिक गया, सुबह तक तो ये खराब हो जाएगा। तो रात को 50 वाली चीज अगर 30 रुपए में बिक रही है तो बेच दो, क्योंकि सुबह तो खराब हो जाएगा और इसका 0 रुपीज मिलेगा। सो मंडी में, सब्जी मंडी में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या फूड ग्रेन्स के लिए यूजुअली क्या होता है कि जैसे जैसे उसका प्राइस गिरता चला जाता है शाम के टाइम तक उसकी सप्लाई बढ़ती चली जाती है। शाम को लोग बोलते हैं कि हाँ जिस रेट पे लेना है ले जाओ, सप्लाई इतनी बढ़ जाती है कि ले जाओ, रेट कम दे देना पर ले जाओ। ठीक है, सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्योंकि वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं इसलिए उनके साथ ऐसा होता है। अगला भी सेम है, पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के साथ सेम ही काम है कि जो दूध है, दही है, पनीर है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं सिमिलर टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जिनका लाइफ टाइम बहुत कम होता है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, तो जैसे जैसे उनकी एक्सपायरी डेट करीब आती जाती है उनका प्राइस कम होता जाता है और कम प्राइस पे भी ज्यादा सामान सप्लाई किया जाता है क्योंकि बहुत जल्दी खराब हो सकती हैं। सेम वही लॉजिक है एग्रीकल्चरल गुड्स वाला, पेरिशेबल गुड्स का भी। ठीक है, मिल्क है, फ्रूट्स है, तो कम रेट पर भी उनको बेचा जाता है क्योंकि पता है भैया एक दिन और डिले हुआ तो ये खराब हो जाएगा, खराब हो गया तो कोई नहीं खरीदेगा, फिर तो 0 रुपीज मिलेंगे, इससे अच्छा 10 रुपए में बेच दो, 20 रुपए में बेच दो, 50 रुपए में बेच दो। तो कुछ चीजें हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करती। ठीक है, चलो अगला मेरे पास टॉपिक आता है इंडिविजुअल सप्लाई वर्सेस द मार्केट सप्लाई का टॉपिक। सो देखो इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई में क्या डिफरेंस है। सबसे पहली चीज एक बात समझो, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हम एक छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ रहे हैं, हम पूरे देश भर की बात नहीं कर रहे। सो व्हेनेवर आई से इंडिविजुअल सप्लाई और व्हेनेवर आई से मार्केट सप्लाई, मैं कभी भी ऐसे बात नहीं कर रही हूँ कि मैं पूरे देश भर की सप्लाई की बात कर रही हूँ। आई एम मोस्टली टॉकिंग ओनली एंड ओनली अबाउट वन प्रोडक्ट। ठीक है, कि एक प्रोडक्ट के लिए एक पर्टिकुलर कस्टमर कितनी डिमांड कर रहा है और उसी एक प्रोडक्ट के लिए सारे कस्टमर्स मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं।
ठीक है। व्हेनेवर आई से मार्केट सप्लाई या इंडिविजुअल सप्लाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से, तो मैं क्या बात कर रही हूँ, तो कि कोई एक प्रोडक्ट है, लेट्स से मेरी क्लासेस हैं इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज की, उसके लिए कोई एक बच्चा कितनी डिमांड कर रहा है और सारे बच्चे मिलके, सारे कंज्यूमर्स, पूरी मार्केट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं सारे मिलके कितनी डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, हमारा यहाँ पे सप्लाई है, सॉरी मैं डिमांड के पर्सपेक्टिव से मैंने समझा दिया। सप्लाई है तो क्या मतलब है कि एक सिंगल सेलर कितना सामान बेच रहा है, एक सिंगल सेलर कितने पिज्जा बेच रहा है और सारे सेलर मिलके कितने पिज्जा बेच रहे हैं। मैं हमेशा एक प्रोडक्ट के रिस्पेक्टिवली उसके पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ। सो इंडिविजुअल सप्लाई में क्या है कि एक इंडिविजुअल सेलर जो है कितना सामान बेचने को तैयार है अलग अलग प्राइजेस पे एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। सेम वही डेफिनेशन है सप्लाई की जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि विलिंगनेस एंड एबल टू सप्लाई होना चाहिए एट अ प्राइस एट अ पीरियड ऑफ टाइम। पर इंडिविजुअल के केस में लिख देना इंडिविजुअल सेलर का, और मार्केट के केस में लिख देना ऑल द सेलर्स इन द मार्केट are willing and able to sell at different prices in given period of time. So period of time, price, willingness, ableness वो सब सेम रहेगा, बस इसमें लिख देना one seller, इसमें लिख देना all the sellers in the market are willing to sell। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई के केस में क्या होगा कि इंडिविजुअल सप्लाई के केस में क्या होगा, ये मेरा प्राइस है 10, 20, 30, 40। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है सप्लाई भी बढ़ेगी। मेरे पास 3 सेलर है, ओके, सेलर 1, सेलर बी, सेलर सी, ए बी सी 3 सेलर हैं। सेलर ए इतना इतना बेच रहा है अलग अलग प्राइजेस पे, सेलर बी इतना बेच रहा है, सेलर सी इतना बेच रहा है। अगर मैं हर सेलर का अकेले अकेले बात करूं कि ए ने इतना बेचा, बी ने इतना बेचा, सी ने इतना बेचा, दैट इज कॉल्ड एज इंडिविजुअल सप्लाई। उसी का मैं टेबल बना रही हूँ तो टेबल को हम शेड्यूल बोलते हैं, तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। अगर मैं इन तीनों सेलर्स का प्लस कर दूं, 7 + 10 + 12 अगर मैं कर दूं, तो ये जो मेरा 29 है, ये क्या है, मेरा मार्केट सप्लाई। अगर टेबल है तो टेबल को शेड्यूल बोल दिया, पर ए को, बी को और सी को अगर मैं प्लस कर दूं तो वो मेरा क्या बन जाएगा, मार्केट सप्लाई। 8 + 12 + 16 कर दूं तो ये 36 मेरी क्या बन गई, 20 के प्राइस पे पूरी मार्केट में कितनी सप्लाई हो रही है, 36 यूनिट सप्लाई हो रहे हैं। तो इंडिविजुअल के केस में मैं बोलूंगी कि 20 के प्राइस पे 8 यूनिट सेल कर रहा है, 12 यूनिट सेल कर रहा है, 16 यूनिट सेल कर रहा है एक एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सेलर। पर 20 के प्राइस पे टोटल मार्केट सप्लाई कितनी है, 36 है। सो सबका प्लस कर दिया तो मार्केट सप्लाई एक एक का इंडिविजुअल सप्लाई। अच्छा जी, कर्व की बात कर लेते हैं। तो कर्व, अगेन कर्व का मतलब क्या है, डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम है, डेफिनेशन तो सेम ही है, डेफिनेशन में क्या है अलग। ठीक है, डायग्राम में क्या है, देखो बेटा, ये मैंने बनाया ए का, ये मैंने बनाया बी का, ए और बी का प्लस करके मेरा बनेगा मार्केट सप्लाई कर्व सी का। ए और बी का प्लस करके बनेगा मार्केट सप्लाई कर्व सी का, सॉरी मार्केट सप्लाई कर्व। ठीक है, तो अगर मेरा प्राइस 2 है, अगर मेरा प्राइस 4 है, 2 और 4 के प्राइस पे हमने ये कर्व्स बनाए। अगर प्राइस 2 है, उस पे ए कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, 2। अगर प्राइस 2 है, उस पे बी कितनी क्वांटिटी बेच रहा है, 3। तो 2 और 3, 3 और 2 5। तो अगर मार्केट सप्लाई का कर्व होगा तो 2 के प्राइस पे कितनी क्वांटिटी बेची जाएगी, 5 यूनिट बेचे जाएंगे। ऐसे ही 4 की क्वांटिटी पे ए कितना बेच रहा है, ए बेच रहा है 6 यूनिट, बी कितना बेच रहा है, बी बेच रहा है 7 यूनिट्स। तो 6 + 7 टोटल 13 यूनिट बाजार में बेचे जाएंगे एट अ प्राइस ऑफ ₹4। तो अगर मैं ए वाले और बी वाले कर्व को प्लस कर दूं तो मेरा मार्केट सप्लाई का कर्व बन के आता है, जिसमें प्राइस तो मैंने सेम दिखाया है पर इनकी जो क्वांटिटीज है वो मैंने प्लस करके दिखाई है। सो सिंपल भाषा में फिर से अगर मैं बोलूँ तो सिंपल भाषा में क्या बोला जा रहा है, यही बोला जा रहा है कि जो इंडिविजुअल सप्लाईज हैं अगर उनको प्लस कर दिया जाएगा तो मेरा मार्केट सप्लाई निकल के आ जाएगा, और कोई डिफरेंस इनमें से किसी में कुछ भी देखने को हमें नहीं मिलने वाला है। ठीक है, डेफिनेशन सेम है, टेबल डायग्राम सब कुछ सेम है, बस इंडिविजुअल में एक एक सप्लायर की बात करी गई है। 2 या 3 सप्लायर्स को प्लस करके दिखा देना तो वो मार्केट सप्लाई बन जाएगी। चाहे तो लिख देना कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि मेरी पूरी मार्केट में 3 ही सेलर हैं, इसलिए 3 ही दिखाए हैं हमने। ठीक है, ऑब्वियसली सेलर्स हंड्रेड्स थाउजेंड्स हो सकते हैं, पर हम इतने तो नहीं दिखा सकते अपने टेबल में, तो हम 2 या 3 ही दिखाते हैं टेबल में या अपने ग्राफ में। ठीक है, चलो यहाँ पे मेरा लॉ ऑफ सप्लाई, टेबल, कर्व, ये सब कुछ होता है खत्म। अब मेरा एक लास्ट टॉपिक बचता है मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट वाला, और उसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा इलास्टिसिटी वाला टॉपिक। ठीक है, जिसको हम अगली वीडियो में कवर करने वाले हैं। आज के वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करो। कुछ अच्छा लगता है मुझे प्लीज कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ हमें समझ आ रहा है। कोई डाउट है तो टाइम स्टैम्प के साथ आप डाउट भी पूछ सकते हो कॉमेंट सेक्शन में। मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।